नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। भारत पर सबसे बड़े हमले का सबसे खतरनाक मुजरिम भारत की अदालत की चौखट तक पहुंचने वाला है। 26/11 के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राना अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद भारत लाया जा चुका है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में तहव्वुर राना की पेशी होगी। 26/11 भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। 26/11 भारत की एकता पर चोट थी। 26/11 भारत की आत्मा पर प्रहार था। 2008 में यूपीए शासन के दौर में यह अटैक हुआ। 2025 में नरेंद्र मोदी के दौर में उस हमले का बदला लिया जा रहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या 26/11 पर आतंकवाद पर यूपीए का उधार मोदी ने चुकता किया? तहव्वुर राना के भारत प्रत्यार्पण पर एनआईए ने अपने बयान में कहा है कि सालों की कड़ी मेहनत के बाद 2008 के अहम साजिशकर्ता को भारत लाने में सफलता मिली है। लेकिन आज पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बयान जारी करके कहा है कि मोदी सरकार ने प्रत्यार्पण की इस प्रक्रिया की ना तो शुरुआत की, ना ही कोई नई सफलता हासिल की। वो यूपीए के ग्राउंड वर्क का लाभ उठा रहे हैं। आज विपक्ष के इस तरह के बयान भी आए हैं कि तहव्वुर राना को लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ट्रंप से टैरिफ माफ करा लिया। उम्मीद करते हैं जिन्होंने बैंकों को लूटा वो भी वापस लाए जाएंगे। तहव्वुर राना के प्रत्यार्पण में इतनी देर क्यों हो गई, वगैरह वगैरह सवाल उठते ही चले जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक क्या सवाल पूछ रही है? पब्लिक का सवाल आज जब तहव्वुर राना की बारी तो नीरव मोदी जैसों पर क्यों मारा मारी? लेकिन बहस से पहले आपके सामने ये फैक्ट। 26/11 पर भारत ने पहला बदला ले लिया। तहव्वुर राणा का ये भारत प्रत्यर्पण सिर्फ कूटनीतिक जीत भर नहीं, 17 साल के उस जख्म की एक मुश्त भरपाई है जिसे भारत की संप्रभुता पर दागा गया था। तो कसाब के लिए मैं कोर्ट में गया, खड़ा हुआ, उसको बोला, बहुत सुना है कसाब को, लेकिन वो लोगों ने 166 लोगों को मारा और 300 घायल किया। घायल में मेरी बेटी थी। आज वो दुख तो हम भूल नहीं सकते। आज समझो तहव्वुर राणा को फांसी भी हो जाएगी तो हम भूल नहीं पाएंगे। कैप्टन आने ही वाली थी 11:15 के लगभग शायद, तब तक मतलब एकाएक फायरिंग होने लगी। हम लोग को पता ही नहीं चला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद फिर एकाएक पूरा जैसे कि वो ग्रेनाइट मतलब होने लगा पूरा, और उन लोग का शरीर पूरा चुभने लगा। तो हम लोग सोचे कि कोई पटाखा फूट रहा है, चुभने लगा पूरा और सब कोई भागने लगा, भगदड़ मच गई। फिर इसके बाद हम अपने बच्चे को लेकर हम भागने लगे। हस्बैंड सोए थे बेचारे वो, अब उनको हमको AK-47 लग गया। उठ के बैठे, उनको दिमाग में लग गई और मतलब देर है दुरुस्त है। अभी तहव्वुर राना को भारत में लाया गया है। जैसे कसाब को फांसी देने में विलंब हो गया, वैसे अभी तहव्वुर राना के बारे में नए होना चाहिए। उसको जल्द से जल्द अपने कानूनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करके उसको जल्द से जल्द कड़ी और एक दर्दनाक फांसी देनी चाहिए। तहव्वुर राणा 2009 से ही अमेरिकी कानून के शिकंजे में था और अगर 2025 में तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण की राह खुली तो मामले की जटिलताओं को समझा जा सकता है। लेकिन तहव्वुर के इस हिसाब में मोदी पर मीन में की विपक्षी आदत बदली नहीं। अबू सालेम सबसे बड़ा खतरनाक डॉन था। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था, जिसने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हिस्सा था। उसको भी लाया था। नई बात क्या है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो राणा फेस्टिवल बना रहे हैं लोग। मेरा मतलब ये है कि राणा को लेके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप से टैरिफ माफ करा लिया हो आपने। कोई क्या बड़ी बात कर दी आपने? जिन्होंने गुनाह किया है, जो गुनेगार हैं, जिन्हें इस देश को तोड़ने मारने का काम किया, उनको आप लेके आ रहे हो तो फिर भी आप सीना चौड़ा कर रहे हो। आप गोल्डी की बात करते, लाओ उसको, इनको क्यों नहीं ला रहे हो आप? इन टीका टिप्पणियों के बीच सच ये भी है कि 26/11 पर यूपीए सरकार ये फैसला नहीं ले सकी थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाएं या नहीं। What were you told when you offered that within 18 to 24 hours you would be ready? Was there a response from the other side? No. Nothing at all? There was
there was no response, but he maintained this readiness for quite a long period. How long? I think almost about 10-15 days. 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर पर सच ये भी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की क्रेडिट बांटने वालों ने तब पाकिस्तान को क्यों सबक नहीं सिखाया? बड़ा सवाल। क्या वोट बैंक नाराज हो जाएगा इसलिए 26/11 के बाद भी पाकिस्तान पर जवाबी एक्शन नहीं किया गया? तहव्वुर राणा के बाद मोदी क्या पन्नू, नीरव, हाफिज सईद, दाऊद को भी भारत में सजा दिलवाने में सफल होंगे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज हमारे पैनलिस्ट अजय आलोक, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मामलों के एक्सपर्ट, हेमंत बावडंकर, रिटायर्ड मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर हैं जो अपनी टीम के साथ 26/11 के अटैक के अक्यूज में उन्होंने कसब को पकड़ा था, कमरुज़्ज़मान चौधरी, कांग्रेस के नेता, तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं और अपने साथियों के पास जाना चाहूंगी। मोहित ओम जुड़ रहे हैं पालन एयरपोर्ट, जहां किसी भी समय काफिला निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ अनुज जुड़ रहे हैं एनआईए के हेडक्वार्टर से और गौरव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट से, जहां तहव्वुर राणा को ले जाने की तैयारी और पूरी तरह से सिक्योरिटी मुस्तैद है। सबसे पहले मोहित ओम आपसे पूछना चाहूंगी, कितना समय और लगेगा? लैंडिंग हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन काफिला अंदर कब निकलेगा? अंदर क्या इस वक्त प्रोसीजर चल रहा होगा? हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, 6:22 पर जो प्लेन है वो यहाँ पे लैंड किया था और 6:40 पे ऑफिशियल जो अरेस्टिंग है वो डाली गई थी, अरेस्ट मेमो यहाँ पे भरा गया था। उसके बाद मेडिकल चेकअप हुआ था जिसमें एक थोड़ा आधे घंटे का प्रोसेस बताया जा रहा है कि मेडिकल चेकअप में आधे घंटे का प्रोसेस लगा था और उसके बाद जो टाइम दिया गया था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं दिल्ली पुलिस ट्रैफिक के, क्योंकि उनको रूट बनाना है आगे, 8 बजे डॉट टाइम दिया गया था। 8 बजे काफिला जो है वो पालम एयरबेस से निकल जाएगा। अब इसी इंतजार में है किस वक्त यहाँ से जो एक पूरा काफिला है वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि एक बड़ा काफिला है। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की जो पूरा एक कॉन्वे उनके साथ चलेगा, उसमें करीब 15 जवान हैं जो अत्याधुनिक हथियारों के साथ हैं। इसके अलावा स्पेशल सेल के स्वात कमांडोज हैं जो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर मौजूद रहेंगे, जिस गाड़ी में तहव्वुर राणा को बिठाया जाएगा। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो आगे एस्कॉर्ट टीम से वो चलेंगी और बताया जा रहा है कि पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और उसके बाद एनआईए के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा। अनुजो, यहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं? एक बार कैमरा घुमाकर हमारे दर्शकों को दिखा दें। जी बिल्कुल नाविका जी, तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। इस पूरे रोड को एक तरीके से कहा जा सकता है सुबह से ही ब्लॉक कर दिया गया था, लोगों की आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें अलग अलग लेयर पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो तैनात किए गए। इतना ही नहीं, अगर एनआईए हेडक्वार्टर की बात की जाए तो अंदर आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरीके से लगातार मीटिंग चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से तहव्वुर राणा को यहां पर लाना था और उसके बाद उससे जो पूछताछ करनी है उसको लेकर भी एक अहम बैठक यहां पर की गई। जिसके बाद अब चूंकि तहव्वुर राणा यहां पर पहुंच चुका है, जाहिर तौर पर उसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। यूएपीए के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। जाहिर तौर पर बिल्कुल इस वक्त क्वेश्चनिंग की तैयारी क्या तहव्वुर राणा पर ये घड़ी इन्वेस्टिगेशन की रुकेगी या जाना है हाफिज सईद और आईएसआई तक लिंक्स जोड़ने हैं?
बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है। गौरव, हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी काफिले का इंतजार हो रहा है। लेकिन पहला सवाल कमरुज़्ज़मान चौधरी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज अगर इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, 17 सालों के बाद सरकार ने जब एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर इतना जोर लगाया कि प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका जाकर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, ये मुद्दा वहां जाकर सेटल हुआ, तो आज कांग्रेस क्या बीजेपी को बधाई देगी या अभी भी यही कहेगी कि सारा काम तो हमने किया था? नहीं, नाविका जी नमस्कार। सबसे पहले आपका एक शुरुआती बयान पे मैं थोड़ा आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं, फिर आपका सवाल पे आता हूं। पहला बात आपने बोला है कि क्या ये कोई खास वोट बैंक को नाराज करने का हो जाएगा बोलकर ये कार्यक्रम इस तरह से स्थगित या स्लो कर दिया गया। नाविका जी देखिए, बोलना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान होने का नाते मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ कि ना तो अजमल कसाब हिंदुस्तानी मुसलमान था, ना तवार्र राना हिंदुस्तानी मुसलमान है। तो इस तरह से लंचन या जनरलाइज कर या किसी को स्टीरियोटाइप प्लीज मत कीजिएगा। दूसरी बात, आप जो सवाल पूछ रही है अभी, 1997 में अमेरिका के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी भारत के यूपीए सरकार ने किया था। 2008 में जो ये आतंकवादी हमला हुआ, उसके तुरंत बाद 2009 में डोसियर रेडी किया हमारे पी चिदम्बरम साहब ने, उन्होंने अमेरिका को सौंपा। आज इतना 2009 से लेकर 2013 तक कई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आए अमेरिका के कोर्टों में, लेकिन हर जगह हिंदुस्तान की सरकार वहां पे मुस्तैदी से खड़ी रही और अपना दलीलें पेश करती रही। आज 2014 से लेकर 2023 तक नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है। ये बता दें कि ये 10 सालों में उन्होंने क्या कार्रवाई किया इस मैटर को लेकर? नहीं। जब ये लीगल प्रोसेस में हमारा हिंदुस्तान के सिपाही, जब हिंदुस्तान के जो एजेंसीज है, जिस तरह से अमेरिका में लीगल प्रोसेस को जाकर हस्तक्षेप किए, दस्तावेज पेश किए, एक कानूनी तहत के तहत एक अमेरिकन जजों ने इसका एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और आज ये आतंकवादी हिंदुस्तान में आ रहा है अपने अंजाम भुगतने के लिए। लेकिन ये कह देना कि आज वहां पे मनमोहन सरकार ने कुछ नहीं किया, अब तो जो है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कमरुज़्ज़मान चौधरी ना मैं ये कह रही हूं, ये कहा है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा जी ने अपनी किताब में, और उन्होंने ये कहा है कि एक्शन नहीं लिया गया और शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स और इंडियन मुस्लिम्स का रिएक्शन क्या रहेगा, उसकी वजह से इंडिया के सरकार ने एक्शन नहीं लिया। मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछूंगी, क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या मैं गलत कह रही हूं कि तब के इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर ने ये कहा है अपने औपचारिक कमेंट्स में, और आज ही हमने आपको इंटरव्यू के वो अंश भी दिखाए जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें बुलाया गया, हम पूरी तैयारी के साथ गए और कहा हम तैयार हैं 18 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। लेकिन 15 दिन तैयार रहने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। ये क्या दिखाता है गौरव आर्या जी? जी धन्यवाद नाविका अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये तो मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने ऐसा बताया था सरकार को कि हमारे फाइटर जेट्स तैयार हैं और अगर आप आदेश दें तो पाकिस्तानी ठिकानों पे हम बमबारी कर सकते हैं। तो टीच पाकिस्तान अ लेसन फॉर हैविंग ऑर्केस्ट्रेटेड 26/11 और उनको परमिशन नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा है, आप नहीं कह रहे, वो तो एयर चीफ मार्शल ने खुद अपना बयान दिया है एंड दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हो जाना चाहिए था उस वक्त, हो जाना चाहिए था एक्शन, नहीं हुआ। बट हैविंग सेड दैट मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है पूरा, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो डबल जेपर्डी वाला मामला है। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि ये सिर्फ यूएस जो कोर्ट्स हैं उन्हीं का मामला है तो ये गलत है। अगर यूएस कोर्ट्स का मामला है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम वापस भेज रहे हैं? एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। उनका भी वही मामला है ना। द प्रेसिडेंट कैन नॉट। कितनी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने बोली हैं जो कि कोर्ट्स रोक रहे हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं वो लोग वापस भेज रहे हैं, उसमें कोर्ट्स रोक रहे हैं। इतनी चीजें रोक रहे हैं कोर्ट्स। तो ऐसी बात नहीं है। ये 2 चीजें हैं। एक तो कोर्ट्स वाला मामला सही है,
जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली दे आर करेक्ट कि कोर्ट्स का भी इशू था। दूसरी चीज, फॉलो अप बहुत तगड़ा हुआ है। देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट फॉलो अप फ्रॉम इंडिया। मैं कौन सी सरकार थी क्या थी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इसका फॉलो अप रहा है और आज हमें नतीजा मिला है कि तहव्वुर राणा इज फाइनली इन इंडिया। एंड यू नो आई शुड हैव स्टार्टेड ऑफ बट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और जितने भी हमारे कमांडोज थे, जितने भी हमारे फौजी थे, पुलिस वाले थे जिन्होंने जान दी, जो इनोसेंट्स थे मुंबई में जिनकी जाने गई, उन सबको मैं नमन करता हूं। आई थिंक ये वो वाला दिन है, रादर देन सेइंग कि कांग्रेस ने ये करा नहीं करा, बीजेपी ने करा बिल्कुल नहीं आप करा। सही कह ये तो रहे बात की हैं बात है। और हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने भी अपनी जान गंवा के जिस तरह से इस देश की रक्षा की। लेकिन अजय आलोक, सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि जब 166 लोग भारत की सरजमीन पर इस तरह से बिल्कुल अटैक में पाकिस्तान द्वारा मारे जाएं और भारत हाथ पे हाथ धरे रखे, तो सवाल तो उठेगा ना। और कमरुज़्ज़मान चौधरी को बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने ये बात कही थी कि वोट बैंक के लिए। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें बाराक ओबामा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, its continuing failure to work with India to investigate the 2008 terrorist attacks on hotels and other sites in Mumbai had significantly increased tensions between the two countries, in part because Lashkar-e-Taiba, the terrorist organization responsible, was believed to have links with Pakistan intelligence service. Singh, yani ke Manmohan Singh, resisted calls to retaliate against Pakistan after the attacks. रेजिस्ट किया, लोगों ने उन्हें कहा अटैक करो, पर उन्होंने रेजिस्ट किया। और ये बाराक ओबामा लिख रहे हैं, कमरुज़्ज़मान चौधरी सुन लीजिए ध्यान से। He feared that rising anti-Muslim sentiment had strengthened the influence of India's main opposition party, the Hindu nationalist भारतीय जनता पार्टी। ये क्या बता रहा है अजय आलोक जी? कुछ भी अनकहा रह गया इसके बाद, जिस पर इतनी ऑब्जेक्शन है कमरुज़्ज़मान चौधरी को? नविका जी, ऑब्जेक्शन तो स्वाभाविक है, होगा। मैं अभी अब इससे बहस ही नहीं, मैं कमरुज़्ज़मान साहब को एक क्रोनोलॉजी याद दिलाता हूं। इन्होंने कहा यूपीए की सरकार के दौरान इंडो यूएस ट्रीटी हुई थी, गलत। 97 से 98 सलीम शेरवानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स और स्ट्रोप टालवॉट के बीच में 97 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी, लेड बाय गवर्नमेंट, लेड बाय आईके गुजराल, थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। इट वाज नॉट अ यूपीए गवर्नमेंट। पहली गलती यहां। दूसरी गलती, 2004 से लेकर 2006 के बीच में ये राणा और हमारा हेडली कम से कम 40 बार हिंदुस्तान घूम चुके 2008 के बीच में। इन पे कोई रेकी नहीं हुई, इन पे कोई फ्लैग ऑफ नहीं हुआ। और इंस्पाइट कि हेडली साहब के कनेक्शन स्टैब्लिश थे लश्कर ए तोयबा से, दिस राणा वाज एबल टू गेट हिम एन इंडियन वीजा। दिस इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन इन यूएस कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूएस कोर्ट में रिकॉर्डेड है। अब आइए 2009 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, हेडली को भी और राणा को भी, बाय यूएस अथॉरिटीज। 2 चार्जेस थे। पहला चार्जेस था डेनमार्क एम्बेसी के बाहर मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने के लिए, गले काटने के लिए जर्नलिस्ट का चार्ज, और दूसरा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई अटैक के लिए। इनको अरेस्ट किया गया 2009 में। 2008 से लेकर 2011 3 साल हमारी देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी को लग जाते हैं चार्जशीट फाइल करने में। किसके खिलाफ? इस राणा के खिलाफ, हेडली के खिलाफ, हमारे कसाब के खिलाफ 3 साल लग गए चार्जशीट फाइल करने में। नतीजा क्या हुआ? 2009 में अरेस्ट किया हुआ ये राणा, 2013 में इसको सजा हो जाती है। यूएस का लॉ क्या कहता है? अगर सजा हो गई है तो एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकती है, और इसीलिए एक्स्ट्रेडिशन नहीं हुई कमरू साहब 2014 से लेकर अभी तक। बीच में कोरोना के कारण इसको 5 साल का सुपरवाइज इम्प्रिजनमेंट था, वो खत्म होता है, और बीच में हमारी सरकार एक्स्ट्रेडिशन फाइल कर देती है और उसको हम लेकर आ जाते हैं 25 में कंटिन्यूअसली। अब मैं मुंबई हम लोग की एक और बात याद दिलाता हूं आपको, नविका जी, आप रिपोर्टिंग कर रही थी, आपको याद होगा सारे टेररिस्टों ने कलावा पहना हुआ था इस तरह से, सारे टेररिस्टों ने, ताकि इसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जा सके। 2008 के बाद 2009 में राहुल गांधी ने कहा था यूएस एम्बेसडर के
कि दिस हिंदू टेररिज्म इज मोर डेंजरस देन इस्लामिक टेररिज्म। ये लगातार एक क्रोनोलॉजी है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। अगर एक भी चीज गलत है तो मुझे बोल दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा आप सबसे। कमरुज़्ज़मान चौधरी ना सिर्फ ये फैक्ट्स आपके सामने रखे, आपके सामने दिग्विजय सिंह के तब के स्टेटमेंट्स भी हैं, जिन्हें 2 घंटे पहले अटैक से हेमंत करकरे ने फोन किया था कि उन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि ये अटैक तो हिंदू टेरर के अटैक हैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी, आपकी याददाश्त कमजोर होगी, इस देश की नहीं, क्योंकि इस देश ने सीने पे गोलियां खाई हैं। आप तो सत्ता में बैठे हुए थे, सत्ता भोग रहे थे। नाविका जी, बड़ा शर्म की बात है कि आज यूपीए सरकार हो, चाहे एनडीए सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कोई ऐसा एक प्रधानमंत्री बताइए जो देश हित में काम नहीं किया हो। आज डेविड हेडली, जिसका बयान पे आज तवारुल राणा हिंदुस्तान वापस लाया गया, वो है कहां पे आज के डेट में? उसको कैसे 35 साल का सजा हुआ अमेरिका में? हिंदुस्तान का वजह से हुआ है, हिंदुस्तान का सरकार का वजह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी ये बात नहीं बोलती है कि हमारा वजह से ये काम हुआ देश हित में, हमारा वजह से ये काम हुआ देश हित में। कमरुज़्ज़मान चौधरी थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। चिदम्बरम साहब पूर्व गृह मंत्री जो गृह मंत्री बने ही इसलिए थे क्योंकि शिवराज पाटिल को रिजाइन करना पड़ा था इस टेरर अटैक के बाद। उनका आज का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि छाती ठोकिए मत, काम हमने किया था। वो ना कहते तो आज ये मुद्दा भी ना उठता, लेकिन कहा है तो फिर यादाश्त ताजा करना हमारा फर्ज भी बनता है कमरुज़्ज़मान चौधरी। लेकिन तू मैं से पहले मैं हेमंत बावडनकर जी से पूछना चाहती हूँ। हेमंत बावडनकर जी, आपने पुलिस टीम के साथ कसाब को पकड़ा था, क्या वो दौर था? क्या हुआ था उस दिन? कैसे दिल दहला था मुंबई का? नमस्ते। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं मुंबई के डॉक्टर डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में तैनात था। हमारे सीनियर इंस्पेक्टर नागप्पा रायप्पा माड़ी, इन्होंने मुझे उनके चेंबर में बुला के इन्फॉर्मेशन दी कि ताज, ट्राइडेंट और सीएसटी में गोलीबारी चालू हुई है, आप तुरंत गिरगांव चौपाटी पे जाके नाकाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं तुरंत सर के आदेश का पालन करते हुए गिरगांव चौपाटी पे पहुंचा। वहां हमारे जो बीट चौकी है, वहां के 4 कांस्टेबल की मदद से हमने इनिशियली विदाउट पुटिंग बैरिकेड्स ऐसी नाकाबंदी हमने शुरू की। वहां की जो चौपाटी है, वहां पे सैलानी आए हुए थे, वहाँ फूड हब है, मॉल है, वो हमने इवैक्यूएट किए और 11 बजे हमने प्रॉपर जो नाकाबंदी होती है बैरिकेड्स लगा के वो हमने शुरू कर दी थी। उस वक्त मेरे साथ 15 और पुलिस अधिकारी और अमलदार थे। उनमें हमारे तुकाराम ओमड़े जी थे, संजय गोविलकर थे, भास्कर कदम थे। और करीब 12:15 बजे हमको कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया कि स्कोडा कार में 2 टेररिस्ट है और वो गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने 2 टीम वहां पे फॉर्म की। एक टीम में तुकाराम ओमड़े जी थे, संजय गोविलकर जी थे और अन्य पुलिस अमलदार थे जो बैरिकेड के पीछे खड़े रहे, और मैं और भास्कर कदम और उनका डिटेक्शन स्टाफ हम रोड डिवाइडर पे खड़े रहे वहां पे। 12:30 बजे वो स्कोडा कार वहां पे आई और हम जहां नाकाबंदी कर रहे थे उसके ठीक आगे 50 फीट की दूरी पे वो रुक गई। हमने उनको सरेंडर होने के लिए इशारा किया, लेकिन उन्होंने हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किए और वो जो अबू इस्माइल था वो कार ड्राइव कर रहा था और उसके बाजू में कसाब बैठा हुआ था। तो अबू इस्माइल ने बड़ी तेजी से वो कार हमारी तरफ लेके आया और वो गिरगांव चौपाटी की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जो चौपाटी की सैंड है उस तरफ 9 इंच का फुटपाथ है, राइट साइड में 2.5 फीट का डिवाइडर है, रोड डिवाइडर है और सामने बैरिकेड्स लगे हुए थे। तो वो गाड़ी आतंकवादियों को भागने के लिए एक ही जगह थी, यू टर्न लेके जिस जगह से आए थे नरीमन पॉइंट की तरफ से, वही उनको भागने का एक मौका था। तो अबू इस्माइल ने वो जो स्कोडा कार थी
वो यू टर्न लेते वक्त उसका टर्न प्रॉपर बैठा नहीं और गिरगा चौपाटी पे जो स्पीड ब्रेक रोड डिवाइडर है जहां मैं खड़ा था वहां आके गाड़ी टकराई और मैंने देखा कि हेमंत जी, ये तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसी स्कोडा कार की जिसमें अबू इस्माइल था। अगर क्लोजअप देखें तो अबू इस्माइल वो पीछे की सीट पर ये आपको सिर उठाता हुआ जो इंसान थोड़ा दिखेगा वो हर्ट था। जी हेमंत जी। नहीं वो कसाब था। वो कसाब था। अबू इस्माइल ड्राइविंग कर रहा था और जब हम उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो अबू इस्माइल ने हमारी ओर फायरिंग की। रिटेलिएशन में हमारे जो भास्कर कदम थे ऑफिसर, उन्होंने पहली गोली अबू इस्माइल की ओर दागी और मैं स्कोडा कार के पीछे जाके मैंने मेरे पिस्टल से 3 राउंड अबू इस्माइल की तरफ फायर किए और उसको इंजर्ड किया था। उस वक्त कसाब जो बाजू की सीट पे बैठा हुआ था वो हैंड्सअप स्थिति में बैठा हुआ था। ही प्रिटेंडेड टू बी सरेंडर्ड, पर वो सब उसके ढोंग थे क्योंकि बाद में उसने दरवाजा खोल के नीचे उतरा। उस वक्त हमारे बैरिकेड्स के पीछे जो तुकाराम ओंबड़े जी थे, संजय गोविलकर थे, जो टीम थी वो उसको पकड़ने के लिए जब दौड़ी तो कसाब ने अपने जैकेट में छुपाई हुई AK-47 राइफल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग की। वो फायरिंग हमारे तुकाराम ओंबड़े जी ने अपने शरीर पे ली और गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने कसाब की जो पकड़ थी वो ढीली नहीं की और इसकी वजह से हमको कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। ऐसा मुझे कसाब को पकड़ने में सबसे ज्यादा योगदान रहा वो हमारे तुकाराम ओंबड़े जी का रहा है। और बहुत सही कह रहे हैं और वो उस समय की बात सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस दिन पूरी रात हम न्यूज रूम में बस अगले 3 दिन हमने 62 घंटे भारत को कैसे अपने घुटनों पर लाया गया ये हमने देखा। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरह हमारे यहाँ किस तरह से दलेर पुलिस वाले थे जिन्होंने फाइट बैक किया, जान गंवाई लेकिन कसब को पकड़ा। ये सब हमने देखा। और विवेक श्रीवास्तव, आज सवाल उठ रहे हैं कि किसने ज्यादा काम किया। मैं पूछना चाहती हूं, अजय आलोक जी ने अभी कहा कि 2011 में तो एक्विट हो गए थे मुंबई ब्लास्ट केस में, मुंबई टेरर अटैक्स में एक्विट हो गए थे तहव्वुर राना। कोर्ट ने मना कर दिया था, एक्स्ट्रेडिशन नहीं होगा। तब मोदी जी ने क्या कहा था गुजरात के सीएम होते हुए? पहले सुनवाती हूं और फिर आपसे सवाल पूछते। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है? कुछ तस्वीरें हमारे पास आने वाली हैं, लेकिन सवाल उठता है कि तब तो छोड़ दिया गया था। 2018 में भारत ने एक नया केस डाला, फॉलो अप किया। 2019 में डाला गया एक एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट। आज अगर एक्स्ट्रेडिशन हुई है तो विवेक श्रीवास्तव, श्रेय किसका है? अब आप मेरी बातों को थोड़ा सा समय दें। पहली तस्वीरें दिखा रही हूं इस वक्त। अगर हम इन तस्वीरों को बड़ा कर सकें, ये तस्वीरें हैं पहली तहव्वुर राणा के आने की। वो ब्राउन से कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल। NIA के वहां पर जो इंस्पेक्टर्स हैं
वहां पर उनके साथ मौजूद हैं और ये पालम एयरपोर्ट की पहली तस्वीर हमारे पास आ रही है। तहव्वुर राणा भारत वापस लाया गया है। ये फ्लाइट कल सैन फ्रांसिस्को से चली है। बीच में मिडिल ईस्ट की किसी अननोन लोकेशन पर रिफ्यूलिंग हुई है, वहां कुछ देर ठहरना पड़ा था प्लेन को और अब दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर ये प्लेन लैंड किया है। दाते, एडीजी दाते इस वक्त उस टीम के मेंबर हैं जो तहव्वुर राणा को वहां से लेकर आए हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज भी डीआईजी दाते हैं और दाते ने उस वक्त के एटीएस में भी काम किया था जो 2008 में मुंबई में थे। अब एनआईए के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के लिए वो अमेरिकी कोर्ट से और शिकागो के प्रिजन से छुड़वाकर और एक्स्ट्रेडिशन की पूरी ये लेकर कस्टडी तहव्वुर राणा की पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, ये तस्वीर तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर भारत पहुंचने के बाद। अब से कुछ ही देर पहले ये प्लेन लैंड हुआ है, वहां मेडिकल चेकअप हुआ है और अब तहव्वुर राणा की ये पहली तस्वीर जो पीछे से ली गई है, सामने की तस्वीर आना अभी बाकी है। विवेक श्रीवास्तव, बड़ी उपलब्धि। देखिए, नहीं बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सभी सरकारों का योगदान है। अब देश 2014 में तो आजाद हुआ नहीं, बहुत बड़े रीअपील वाले बनते हैं तो 2014 में आप आ गए थे सत्ता में, 2018-19 4 साल लग गए आपको रीअपील के, क्योंकि सभी सरकारें पीरियोडिकली रीअपील कोर्ट में करती रहती हैं। ये भी बोलिए, आप बराक ओबामा को कोर्ट कर रही हैं। बराक ओबामा भगवान थे, और अगर भगवान थे वो टाइम मैगजीन का एडिटर भी भगवान होगा जिसने कहा ये चीफ मिनिस्टर जो है ये डिवाइडर इन चीफ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोला, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा कि हम नहीं आने देंगे नरेंद्र मोदी को, चीफ मिनिस्टर गुजरात को 10 साल तक वीजा नहीं दिया अमेरिका में, उसको भी कोर्ट करिए आप। वाजपेयी ने अगर शांति वार्ता करी तो उसको भी कोर्ट करिए आप। यहां कहा जा रहा है साहब एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें तो अटैक कर देना चाहिए। अब यह प्रोटोकॉल साहब भारत में मोदी के पहले नहीं था कि फौजी आकर के एडवाइस करेगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो। द डिफेंस फोर्सेज मस्ट नो देयर प्लेस, और गौरव आर्या यहां बैठे हुए हैं। डिफेंस फोर्सेज मस्ट नो देयर प्लेस। गौरव आर्या, डिफेंस फोर्सेज देश को प्रोटेक्ट करती हैं और तीनों एयर चीफ को बुलाया गया, वो खुद सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुलाया गया जहां पर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब वहां मौजूद थे और तीनों सर्विस चीफ्स को बुलाया गया। और विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। 166 लोग मर गए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। नाविका, मैं एक बात बताता हूं जो विवेक जी की अपनी राय है। ही हैज गॉट हिज ओन ओपिनियन एंड आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, ये गलत बयानिया है। ठीक है, नोबडी हैज गॉन ओवर द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नोबडी कैन। All the chiefs report to the political hierarchy of this country and everybody knows this place. इसीलिए भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं हुआ, ना ये हो सकता है भारत में, ना ये पॉसिबल है भारत में, ना किसी ने कोशिश करी, ना अपने सपनों में किसी ने सोचा। तो ये कहना कि the armed forces must know their place, अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं कि फौजियों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, ये गलत शब्द हैं। और आई डोंट माफी मांगिए विवेक श्रीवास्तव जी, आज तो माफी बनती है। जो लोग इस देश की रक्षा करते हैं उनके लिए ये शब्द आपके बिल्कुल फॉलो करोगे ना। एक बात कहना चाहता हूं, चीफ मार्शल एयर चीफ मार्शल गलत है, बराक ओबामा भगवान नहीं है। चाहते क्या है अजय आलोक जी? अजय आलोक जी, विवेक श्रीवास्तव चाहते क्या है? कहना चाहता हूं, नहीं तो टाइम आई जस्ट वांट टू मेक अ सिंगल पॉइंट। विवेक प्लीज अलाउ मी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है, चीफ से पूछा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उनकी राय ली जाती है। चीफ्स आदेश पास नहीं करते गवर्नमेंट को। दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया। एब्सोल्युटली। एंड बीइंग प्रोफेशनल्स दे गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि सर हम ये कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि उन्होंने कहा हमारी तैयारी है, बिल्कुल ठीक है, हम 18 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक किसी ने कुछ कहा नहीं। और आज ये सवाल उठ रहा है कि औकात में रहना चाहिए। अजय आलो, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज मोर। देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है और विवेक
विवेक श्रीवास्तव जैसे इकोसिस्टम के लोग छटपट इसलिए कर रहे हैं कि तहूर राणा यहां आ गया है। देखिए, ये तो ऑलरेडी सजा काट रहा था ना, जेल में यहां भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है इनको। ये इतनी सिक्योरिटी जो लगाई हुई है, 3 रूट चेंज करके ले जाया जा रहा है, तिहाड़ में स्पेशल सेल में रखा जाएगा, फुल सिक्योरिटी। व्हाई? ही हैज अ थ्रेट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि इस इकोसिस्टम से, क्योंकि तहूर राणा जब उगलेगा तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं उगलेगा, अब पाकिस्तान के नेटवर्क नहीं उगलेगा, वो अपने हिंदुस्तान के हैंडलर्स को उगलेगा, हिंदुस्तान के नेटवर्क्स को उगलेगा। नाविका जी, एक छोटी सी जानकारी देता हूं आपको और 2011 के शिकागो कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव ने, लोकल अमेरिकन, वहां पे एक भी लॉयर को हायर नहीं किया गया था। एक छद्म सा लॉयर इसके अगेंस्ट में कि तहूर राणा को छोड़ा ना जाए, निर्दोष ना साबित किया जाए, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपना केस फाइट करती। द मिनिमल एफर्ट वॉज पुट इन शिकागो कोर्ट, जिसकी नरेंद्र मोदी जी चर्चा कर रहे थे। यह किसकी जिम्मेदारी थी? यूपीए की हमारी? आप ये बताइए कि पॉल गार्लिक क्यूसी, ये लॉ फर्म है एक, जो भी शिकागो कोर्ट में इसका केस लड़ रही थी, बिल्कुल बड़े बड़े बैरिस्टर क्वींस काउंसिल्स हायर किए थे तहव्वुर राणा ने, और हमारे यहां से किसी को नहीं किया गया था। सवाल तो बनता है कि ये केस क्यों इतना वीक बनाया गया था। और कमरुज़्ज़मान चौधरी, सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, प्रत्यार्पण के समझौतों के तहत तहव्वुर राणा को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या उसे ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बन सके? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, जब भगौड़े अपराधी का प्रत्यार्पण नहीं हुआ था तो इसे पीएम मोदी की असफलता बताया गया, तो आज जब उसे पकड़कर भारत लाया गया है तो इसे मोदी की सफलता क्यों ना माना जाए? जवाब दें कमरुज़्ज़मान चौधरी। देखिए, पहले बात तो तहव्वुर राणा जिस केस में बरी हुए थे, आप लोग बोल रहे हो, वही केस में उसको 14 साल का सजा भी हुआ था और वही कोर्ट ने सजा सुनाया था। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि किसी, माफ कीजिए, आपकी समझ में थोड़ी गड़बड़ है। डेनमार्क वाले केस में सजा मिली थी, लेकिन मुंबई के टेरर अटैक में सजा नहीं मिली थी। कमरुज़्ज़मान चौधरी, पढ़ लिया करिए। काउंट में हुआ था। नहीं मैडम 2 काउंट में हुआ था। दैनिश अखबार जेलन्स पोस्टन का केस में हुआ था, फिर एलईटी का क्या बोलता है मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुआ था। एक ही कोर्ट ने acquitted because there was no direct association found with लश्कर-ए-तोयबा. That was the observation of court. 14 साल का सजा हुआ था वहां पे। आज इतना साल बाद में नरेंद्र मोदी का झूठ का 5 साल की सेंटेंस सजा थी। मिला यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं राष्ट्रीय चैनलों में आकर, ये झूठ पे झूठ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतिहास और लोगों को भी मालूम है, और लोग भी रिसर्च करके आते हैं चैनलों में। लेकिन ये बात नहीं है नाविका जी। दूसरा बात, आज पुलवामा में 40 फौजियों का शहीद हुआ, आतंकवादी ने किया नरेंद्र मोदी जी का अमल में। आज 500 केजी आरडीएक्स वहां पे कहां से आया, इसका तो जवाब हम में से किसी को मिला नहीं है। क्यों आज ये पुलवामा का केस सुनते इनका मुंह में दही जम जाता है? आज यहाँ पे तहव्वुर राणा को लेकर चलिए, लेकिन तारिक खान भाई, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये ओछी राजनीति नहीं है? मैं कोट कर रही हूं तो कोट कर रही हूं बराक ओबामा को, मैं कोट कर रही हूं तो इंटरव्यू फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल को, लेकिन हर सवाल पर सवाल उठाने वाले कमरुज़्ज़मान चौधरी कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। और ये मुद्दा उठता ना अगर चिदम्बरम साहब ने आज ये स्टेटमेंट ना इशू किया होता। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 2018 और 2025 के बीच में जो इस सरकार ने कार्रवाई की, क्या उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है? मैम देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 2008 में हुआ और 31 दिसंबर को वो पास हुई, और तब शायद भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लोग ज्यादा काबिल हैं, जानते होंगे, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा। खैर, मुबारकबाद, भारत की धरती पर आकर जिन लोगों ने भारतीयों का खून बहाया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम इसकी पैरोकारी करते। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमारे हेडली, आप ही के हैं साहब, आप ही के हैं हेडली। क्यों? अमेरिका ने लगातार हेडली को बचाया,
उस वक्त के जो गृह सचिव थे उनका नाम था जेकी पिल्ले। पिल्ले साहब ने कहा कि ये जो साहब राणा हैं, इनको जो पकड़ के लेके आए हैं, ये सिर्फ मोहरे थे। जो असली कल्प्रिट था उस मामले में वो हेडली था। हेडली कहां है? आपके बड़े अच्छे रिश्ते, हेडली को लेके आना चाहिए। मगर तब जब आप 70 लाख का हीरा गिफ्ट करते हैं वहां की प्रथम महिला को, तब आप ये नहीं कह पाते कि हेडली जैसे आतंकवादी को वापस करो, तब आप चुप रहते हैं। दूसरी बात मैम, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेजिस्ट किया था, आपने कहा हमले को, ठीक है, लेकिन वो तो 14 में चले गए थे मैम। फिर पता नहीं कौन बिरयानी खाने चला गया अचानक वहां पर, पता नहीं कौन गया, गले मिला, शादी में बिटिया को गिफ्ट दिया, पता नहीं कौन था वो प्रधानमंत्री, मुझे पता नहीं है उनका नाम क्या है मैम। प्लीज गिव मी द नेम ऑफ दैट ग्रेट। अजय आलोक जी जवाब दें। हाफिज सईद वहीं थे, चले गए थे। हाफिज सईद भी पाकिस्तान के पास था। और देखिए नविका जी, इनको बहुत चीज नहीं पता है, अच्छी बात है। अच्छा अब सुनिए, अब जवाब सुनिए ना, टाइम कम होता है, जवाब सुनिए। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि वो कौन प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री ने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, आपको नहीं पता होगा। वो कौन प्रधानमंत्री था जिससे सेना को खुली छूट दी कि एक गोला मारे तो तुम गोलों की फौज मारो, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है ऐसा प्रधानमंत्री का नाम। वैसे नमिका जी, आपके पैनल पे लगता है काफी लोग को सेलेक्टिव डेफनेस हो गई है। मैंने ओपनिंग स्टेट में बोला कि अमेरिकन लॉ है कि अगर कोई वहां पे सजा काट रहा हो तो उसका एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता है। यस। ना कमरू जमा को यह बात समझ में आई, ना विवेक श्रीवास्तव को समझ में आई, ना महाशय को समझ में आई। डेविड हेडली का एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो सजा काट रहा है। राणा का एक्स्ट्रेडिशन तभी हुआ जब उसकी सजा पूरी हो गई थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। सेलेक्टिव हियरिंग है क्या? कान में भोपू लगा के बोलना पड़ेगा। आप सुनिए, मुझे चिंता सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आप अपना इकोसिस्टम देख रही है ना यहाँ चैनल पे, अभी भारत में इकोसिस्टम खड़ा होगा। परसों से एनआईए कोर्ट की जब हियरिंग होगी, आप देखिएगा कोई सिबल खड़ा होगा, आप देखिएगा कोई सिबल खड़ा होगा, कोई सिंघवी खड़ा होगा, कोई हेगड़े खड़ा होगा इस आतंकवादी की पैरवी के लिए भी। क्योंकि जब 20 मिलियन यूएस डॉलर अमेरिका में खर्च कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं खर्च करेंगे? फिर ये इकोसिस्टम खड़ा होगा। आते के साथ हो गई है ना, ट्रांसपेरेंटली ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हो गया इनका देश पे तेल लेने। समझ नहीं पा रही है ये लोग बेशरम आदमी हैं, इनसे तर्क पे बात करने पब्लिक सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा की सफलता मोदी की सफलता नहीं, लेकिन क्या अब ये भी कहेंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक आतंकवाद पर जो ब्रेक लगा है वो भी मोदी की सफलता नहीं? मंजुला का नोएडा से सवाल है, क्या भगवा आतंकवाद के झूठ को हवा देने के लिए कांग्रेस ने आतंकियों पर कार्रवाई करने में ढिलाई की? सवाल पूछ रही है जनता। विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। देखिए, दो चीजें बड़े मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या हमारी सरकार ने अमेरिकियों से कुछ दस्तावेज लिए कि इस आदमी ने क्या किया है या क्या नहीं? आप इतना लेट एक्सट्रेडिशन इस मुल्क के अंदर हो रहा है और यहां पे अपनी वाहवाही के लिए जो ये जो राणा का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इनसे जरा पूछा जाए कि होने क्या जा रहा है। मैं तो ये जानना चाहूंगा, उस आदमी का ऑलरेडी वहां पे ह्यूमन राइट्स वाले खड़े, राणा का फेस्टिवल होने जा रहा है, पूछताछ होने जा रही है। विवेक श्रीवास्तव, 166 लोगों की मौत हुई है मुंबई टेरर अटैक्स में। आपको राणा का एक्स्ट्रेडिशन और भारत लौट कर आना फेस्टिवल लग रहा है, त्योहार लग रहा है? गौरव आर्या, इस तरह की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? इस तरह की मानसिकता को क्या कहेंगे? बीमार हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी, आप बीमार हैं, इलाज करवाइए, बहुत जल्द आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी। आप दिमागी तौर पर, आपके जहन पर कोई बहुत ज्यादा दबाव है, आप बीमार हो चुके हैं। गौरव आर्या। नहीं नाविका जी, मैं क्या बोलूं, इन्होंने तो पहली फौजियों को बोल दिया कि तुम अपनी औकात में रहो। मतलब वर्दी हम पहने, सरहद पे हम खड़े रहें, सर हम कटाएं और औकात में भी हम ही रहें, तो ठीक है, फिर विवेक जी अपनी बात कर सकते हैं जो कर रहे। देखिए, बात यह है ना कि आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, नीदर एम आई इंटरेस्टेड। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि यह बिना फॉलो अप के नहीं होता है। अमेरिकन लॉ ये नहीं कहता है कि हम लोगों को एक्स्ट्राडाइट करेंगे, ठीक है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम नहीं करा, मैं वो पॉइंट नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में जब वो आए हैं तो पिछले कई सालों से फॉलो अप हुआ होगा, वेरियस गवर्नमेंट्स ने फॉलो अप करा होगा, इस सरकार ने भी करा है। आई थिंक वी ऑल डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड टुडे एज इंडियंस, दैट इज नंबर 1। नंबर 2,
ये कहना कि ये राणा का त्योहार, कोई त्योहार नहीं टोटली एग्री, कोई त्योहार नहीं मना रहा. इट इज समथिंग दैट इज वेरी unfortunate that has happened. It's a huge national tragedy that has happened in Mumbai. और बस मैं ये बात कहना हेमंत चाहता हूं कि जो भावडनकर साहब, आपने just like you, why doesn't the माफ BJP कीजिएगा, give credit to Congress एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट ठंडा सांस लीजिए. सांस, मुझे लगता है ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है. सुरेंद्र सिंह रावत का यूट्यूब पर सवाल, क्या यह सच नहीं है कि 26/11 हमला हुआ तब कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री अपने कपड़े बदल रहे थे? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, गौरव जी 2014 से पहले भी वही फौज थी, वही पुलिस थी और आज भी वही है, लेकिन आज स्थिति अलग है, क्या कारण है? राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का ये समाजवादी पार्टी वाले माफिया मानते हैं या नहीं? पूछिए इनसे. तारिक खान बता दीजिए, माफिया मानते हैं कि नहीं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को? ब्रिजेश सिंह कौन है, पहले ये इनसे पूछ लीजिए, या आप भी जवाब दे दीजिए. ब्रिजेश सिंह कौन है? नहीं, पहले ये भी तो सवाल होना चाहिए ना कि ब्रिजेश सिंह माफिया है या नहीं है उत्तर प्रदेश में. जिनके साथ 20 पुलिस वाले चलते हैं, वो आज की डेट में माफिया हैं या नहीं है? और पुलिस कहाँ की चलती है? नेपाल सरकार की नहीं है पुलिस, यूपी की पुलिस है. मैंने अपने आंखों से देखा, वो माफिया है या सवाल नहीं का है, इसका जवाब नहीं देंगे. पब्लिक भी वही सवाल पूछे जो इन्हें सूट करे. अजय आलोक जी, ऐसी राजनीति को आप क्या कहेंगे जो पब्लिक के सवाल पर यूं ठोक कर जवाब देने से इनकार करते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं? अजय आलोक, 20 सेकेंड. देखिए नविका जी, पब्लिक तो अपना जवाब इनको लगातार देते आ रही है, चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, चाहे 24 हो. लेकिन जो आदमी कसम खा चुका है कि हम नहीं सुधरेंगे, तो उसके लिए क्या करना है? सर थोड़ी ना फोड़ना है. चाइनीज एजेंट आपके पैनल पर बैठ के यहाँ पे आप अमेरिकन एक्सट्रेडिशन पे मुझे ज्ञान दे रहे हैं. 5 बार समझा चुका हूं, समझने को तैयार नहीं है. कमरू जमा को समझा चुका हूं कि 97 में किसके साथ ट्रीटी हुई थी. अरे और तो और छोड़िए, बाराक ओबामा था, वो राहुल गांधी के बारे में लिखा था, उसको ही मत मानिए, लेकिन कम से कम टेररिस्टों के साथ खड़े मत होइएगा. मैं अब देश में ये नहीं देखना चाहता हूं, देशवासी नहीं देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कोई सिब्बल या कोई सिंघवी या कोई फिर से हेगड़े खड़ा हो जाए. ये तहव्वुर राणा की वापसी, तहव्वुर राणा पर कहानी खत्म नहीं होती. ये कहानी जाती है ISI और हाफिज सईद तक. ये कब होगा, कैसे होगा, ये हम आपको बताते रहेंगे. आज हमने सवाल पब्लिक से पूछा और उसका बस नतीजा स्क्रीन पर छोड़े जा रही हूं आपके लिए. देश क्या समझता है और आज की राजनीति क्या कहती है, दोनों में कितना फर्क है? सवाल सिर्फ इतना कि क्या ये मोदी की कूटनीति की भूमिका ज्यादा है? 81% लोग कहते हैं यही कारण है. आज बस इतना ही. तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका नमस्कार.